2005 में अपने न्याय यात्रा में इसको मुद्दा बनाया था और वहाँ वो फैसला गलत था, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कर दिया था। लेकिन एक दूसरी बात हम लोग करते थे कि किस तरह से आधी रात में ये फैसला करवाया गया। तो आज तो तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति जी के पुस्तक में जो बातें हैं जिसकी चर्चा अखबारों में हुई है, उससे तो हम लोग उस समय कहा करते थे वो पुष्ट हुआ और प्रमाणित करता है कि केंद्र की सरकार दबाव में काम करती रही है, गलत काम करती रही है और राष्ट्रपति पर भी दबाव डालती रही है। तो ये तो स्पष्ट हो गया। इसके लिए तो उस समय के सभी लोगों को और जिनके दबाव में ये सब कराया गया उनको तो उनसे तो पूछना चाहिए। लोगों का तो आरोप सही साबित हो। एक बात को देख करके ये लगता है, बाकी चीजें के बारे में तो एक ही चीज ऐसी है जिसके बारे में हम लोग कुछ कहा करते थे और दूसरे साथ इसका दबाव रहा और के बगल में सब साफ किया हुआ है। माफी मांगनी चाहिए बिल्कुल अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और माफी तो मांगना ही चाहिए। लेकिन माफी मांगने का एक जिसको करते हैं कि इतना बड़प्पन हो तब न, तो हम तो बहुत उम्मीद करते नहीं हैं। राष्ट्रपति को भी तो समय पर फैसला लेना चाहिए, कुछ ही फैसले उनको लेने होते हैं। अब तो उन्होंने किताब अच्छा सर, ये सब तो आप लोग के ऊपर है। किताब में ये भी मेंशन है कि महिला पर कुछ पूछ रहे इतने लंबे समय के बाद आपको भी लगता है कि प्रासंगिकता नहीं रही इन बातों की इतने लंबे समय के बाद? अब देखिए, ये तो लेखक के ऊपर निर्भर करता है। लेखक ने कोई बात लिखी है और वो उस समय सर्वोच्च पद धारण किए हुए थे और ये उनका निर्णय है कि उन बातों को हम लिपिबद्ध करें। वो तो व्यक्ति विशेष का निर्णय है, उसके बारे में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। उनको ऐसा लगा, उन्होंने लिखा। अखबार की खबर छपी ऐसा थोड़ी नहीं पड़ा। लेकिन मान लिया जाए कि कोई जब जिस विषय में बोली व्यक्ति, तो इसके बारे में कोई दूसरा तो कुछ कह नहीं सकता। उस समय के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, ये दो ही बात है। तो उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई, इसमें तो कोई तीसरा मौजूद है नहीं। इसलिए उसके बारे में हम लोगों को क्या पता है, तो है कि उस समय के शरद जी ने इसके ऊपर काफी अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग टिप्पणी होगी। लेकिन जहाँ तक दो व्यक्तियों के बीच की बात है, उसमें तो कोई तीसरा टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, जो सार्वजनिक बात बिहार की विधानसभा को भंग किया गया, अनर्थ किया गया, असंवैधानिक कार्य किया गया, ये तो स्पष्ट है। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उनके कॉन्सेंस पर आई और उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय किया। उसके बाद फिर दो व्यक्ति के बीच में बात है, दो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में बात है। वो तो वही दोनों बता सकेंगे क्या होगा। लेकिन उसमें एक बात से तो ये स्पष्ट हो गया कि निर्णय गलत था, दबाव में लिया गया निर्णय था, दबाव किया गया और बाद में वो दबाव जारी रखा गया। सर, बीजेपी ने आलोचना की। अब ये प्रश्न अलग है कि दबाव में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो कलाम साहब भी बता सकेंगे, इसमें तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। राष्ट्रपति पक्ष जो भी चीजें हुई उनको बात उजागर करना क्या अच्छा है? ये तो आप लोग की प्रतिक्रिया होगी। हम लोगों के लिए तो प्रतिक्रिया यही है कि उसमें जो बात आई है
और जिस चीज़ को हम उठाते रहे, मेरा अगर स्टैंड में टिकट हुआ है तो उस बात को कहेंगे और आप लोगों को भी याद दिलाएंगे। वैसे आप लोगों ने भी उसकी आलोचना की थी, पूरे मीडिया ने उसकी आलोचना की थी और वो फैसला कहीं से भी सही नहीं था और जनता ने भी उसके बाद स्पष्ट जनादेश देकर अपना फैसला दे दिया था। लेकिन अब तो ऐतिहासिक दस्तावेज की बात है, तथ्य की बात है, तो वो भी ठीक है। उसके हिसाब से भी हम लोग लेस मात्र भी कोई गलत बात नहीं उठा रहे थे, बिल्कुल सही बात उठा रहे, ये साबित होता है। मुख्यमंत्री जी, ये प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में आपने कहा था कि सेक्युलर छवि का हो, आपने इसके पहले आडवाणी जी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार किया गया, तो क्या आडवाणी जी सेक्युलर छवि के थे? सेक्युलर छवि आपको कमाई थे? इसी समाचार पत्र ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया और जो उत्तर दिया वो सोच समझ कर दिया। तो जो भी हमने कहा वो मेरे विचार हैं, वो मेरे विचार हैं और जब जाहिर है आपके विचार में आडवाणी जी सेक्युलर छवि के हैं। अब वो आप आपका बतंगड़ मत बनाए। दो नावों की सवारी क्यों सर? एनडीए से भी साथ और यूपीए को भी साथ। कहाँ यूपीए को साथ? प्रणब ठाकुर का समर्थन दे रहा है। प्रणब बाबू को समर्थन है और प्रणब मुखर्जी जी देश के वरिष्ठ राजनेता हैं, लोकसभा के भी नेता थे। विभिन्न दल के लोगों ने तो लोकसभा के चलते सत्र में भी उनको बधाई दे दी और वो अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए तो ये प्रणब बाबू को हम लोगों का समर्थन। बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल इतना पुराना इतिहास है, सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से समृद्ध है और आज तक बंगाल से कोई राष्ट्रपति नहीं हुए। हम लोग बगल के हैं, बिहार बंगाल में फर्क नहीं है और एक इतने बड़े राजनेता वो थे, तो उनका हम लोगों ने समर्थन किया, व्यक्ति का समर्थन किया और हमें खुशी है। उन्होंने समर्थन के लिए जब धन्यवाद दिया, फिर हमने उनको यही कहा है कि आप राष्ट्रपति होने के बाद बिहार आए और हो सके तो पहला कार्यक्रम राष्ट्रपति के रूप में आपका बिहार का होना चाहिए, क्योंकि बंगाल से आप पहले राष्ट्रपति हो रहे हैं और ये देश के पहले राष्ट्रपति की जगह राजेंद्र बाबू की जगह, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप राष्ट्रपति के रूप में पहली यात्रा बिहार की कीजिएगा, यही हमने उनको आग्रह किया। उनकी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार से बैक चैनल नेगोशिएशन हो रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश का पैकेज देकर। मैंने कोई उड़ीसा के मुख्यमंत्री का कोई बयान मैंने खुद नहीं देखा, नहीं मैंने बगैर पढ़े, बगैर समझे और बगैर बयान देने वाले से अगर कोई जान पहचान हो तो उनसे बगैर समझे हुए हम चीज़ों का जवाब नहीं। प्रणब दा के समर्थन पे लालू जी बहुत चिंतित हो गए, कहीं आप नजदीक तो नहीं डाल रहे? आजकल आप लालू जी के नजदीक हो गए। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद आपने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कोयला कोयला पे हाथ डाला तो कोयला से आप कोयले में गिरा जाएगा। देखिए, आप सबको मालूम है कि बिहार में राज्य सरकार की तरफ से बरौनी में 250 मेगावाट की 2 इकाई लगाई जा रही है एक्सपेंशन के तौर पर। पुराना जो बिजली का प्लांट है उसका रिनोवेशन मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, लेकिन उसको विस्तारित हम करना चाहते हैं और इसलिए 500 मेगावाट का वहाँ उत्पादन क्षमता अर्जित करने की पहल की गई, लेकिन उसके लिए कोयला के लिंकेज का प्रश्न आ गया
हम लोगों ने तो समझा था कि बरौनी पुराना बिजली घर है, इसको कोयला लिंकेज मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है उसके लिए भी कोयला की बात हो गई कि लिंकेज देना। इसके लिए बहुत पहले से दरखास्त किया गया। भारत सरकार के पावर मिनिस्ट्री ने, विद्युत विभाग ने बिहार के मामले की अनुशंसा भी कर दी कोयला मंत्रालय से, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। और जब तक कोयला का लिंकेज हमें नहीं मिलेगा, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का जो एनवायरमेंट क्लियरेंस है, पर्यावरण का जो मंजूरी है, वो नहीं मिल पाएगा। ये उनकी पूर्व शर्त है। और हम उसके प्लांट मशीनरी आदि सब में कदम बढ़ा चुके हैं। तो हम लोगों के लिए तो ये एक तरह से बहुत ही गंभीर प्रश्न है। हमारे ऊर्जा मंत्री गए थे मिलने के लिए कोयला मंत्री से, तो उन्होंने जब हाथ खड़े कर लिए कि हम नहीं दे पाएंगे कोयला का लिंकेज, तब हमने इस विषय को विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा और एक सहमति बनी। एक सर्वदलीय शिष्टमंडल प्रधानमंत्री जी से मिले और 6 अप्रैल को सर्वदलीय शिष्टमंडल लेकर हम लोग प्रधानमंत्री जी से मिले और यही एक विषय उनके सामने हमने रखा कि बाकी और प्रोजेक्ट्स को भी जो निजी क्षेत्र में आ रहे हैं उनको कोयला का लिंकेज मिलना चाहिए, वो अपनी जगह पर। लेकिन आज हम लोग सिर्फ आपसे बरौनी के लिए कोयला लिंकेज मांगते हैं और हम लोग ये इंप्रेशन लेकर लौटे कि प्रधानमंत्री जी के स्तर पर इस पर सार्थक पहल नहीं। लेकिन उस समय घनघोर निराशा हाथ लगी जब 29 जून को शाम में कोयला मंत्री जी का पत्र मेरे कार्यालय में प्राप्त हुआ। 30 तारीख के सुबह वो पत्र देखने को मुझे मिला और पत्र पढ़ते ही हमने तत्काल प्रधानमंत्री जी से संपर्क करने की कोशिश की। वो दिल्ली के बाहर थे, तो हमने तुरंत एक पत्र लिखा और जब वो दिल्ली से लौट कर आए दोपहर बाद तो उनसे बातचीत हुई और हमने कहा कि हम लोगों का के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और कोयला मंत्री को ही और कोयला मंत्रालय को ही अपने स्तर पर निर्णय लेना था, तो फिर ये बात तो हमें मालूम जिसके तो आप क्या गए। हमने उनसे कहा है कि हम लोग तो ये उम्मीद लेकर आए थे कि आपके स्तर पर पहुंच सकते, और जब हम लोग 6 अप्रैल को मिले थे उसके पहले 26 मार्च को केंद्रीय बिजली मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने विशेष तौर पर रिकमेंड किया, कोयला मंत्री जी को पत्र लिखा कि बिहार में बिजली की स्थिति को देखते हुए स्पेशल केस में, विशेष परिस्थिति में बरौनी को कोल लिंकेज तत्काल किया है। अब इससे ज्यादा कोई पावर मिनिस्ट्री रिकमेंड नहीं कर सकते विशेष परिस्थिति में, और ये हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाया। ये एक स्पेशल केस है, जिसे सारे दल के लोग आपके पास मिलने आए। बिहार के जीवन मरण का प्रश्न, अगर चाहते हैं कि बिहार अंधेरे में न रहे तो ये जरूर कर देंगे। तो हम लोग तो ये उम्मीद लेकर के आए और हम लोगों का इंप्रेशन भी यही था, इसके बारे में कुछ बात बनेगी। लेकिन फिर पता तो हमने उनको फिर से पत्र लिखा और फोन करके भी उनसे आग्रह किया ये बिहार के साथ अन्याय होगा। और ये तो चिट्ठी में उन्होंने लिख दिया है समूचा जो पहले कोल लिंकेज दिया गया, अब रेलवे का जो बिजली का प्लांट लग रहा है उनको कोयला लिंकेज दिया, इसमें बिहार का क्या। और केंद्रीय क्षेत्र का एनटीपीसी का जो कोयला का लिंकेज मिला वो ठीक है, उसमें 50% की हिस्सेदारी हमारी है एक प्लांट। लेकिन बिहार सरकार का एकमात्र प्लांट और वो भी महज 500 मेगावाट, इसके लिए बहुत ज्यादा कोयले की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको नामंजूर कर दिया गया है। ये तो अब जानबूझकर कर रहे हैं या बिना जानबूझकर किए, चिट्ठी पर लिखाई है, ये संभव नहीं होगा, इसलिए हमने पत्र सारा रिलीज कर दिया। बिजली मंत्री का पत्र भी रिकमेंड करते हुए स्पेशल केस में, बिजली मंत्री जी बिहार की बिजली की स्थिति से वाकिफ है, यहाँ आए थे और उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया
और दूसरी तरफ कोयला मंत्री जी का वही पुराना घिसा पिटा जवाब जो हम लोगों को मालूम था, इसलिए तो प्रधानमंत्री जी के दरबार में गए। लेकिन अब केंद्र की सरकार इसी प्रकार चलती है तो ये जानकर बहुत आश्चर्य होता कि अंशतोगत्वा उसी मंत्रालय में निर्णय होना है तो लोग क्यों अपना वक्त बर्बाद करें प्रधानमंत्री जी से मिलकर, और क्यों वक्त बर्बाद करें सर्वदलीय शिष्टमंडल को ले जाकर। असेंबली काउंसिल बिहार के लोगों की भावना, सभी दल का एक मत होकर ये मांग करना, इन सब चीजों का अगर कोई महत्व ही नहीं है तो ये तो घनघोर अन्याय है और इसको हम लोग इसी रूप में स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। जैसे पूरा ये तो वो जाने, हम तो यही जानेंगे कि हम तो गए थे प्रधानमंत्री जी के दरबार में। तो इसका उत्तर तो निर्णय लेकर प्रधानमंत्री जी के स्तर पर आना चाहिए था। कोयला मंत्री जी का तो उत्तर हमको मालूम था, तो कोयला मंत्री जी से जब लगा कि इनसे समस्या का हल नहीं होगा, स्पेशल केस है, तो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर पहल होगी। जब विशेष परिस्थिति है तो विशेष निर्णय लेना पड़ेगा, तो वही मुकीम रिप्लाई है। एक तरफ लोग बिजली के संकट को झेल रहे हैं और इस संकट को दूर करने के लिए हम लोग पहल करते हैं तो उसमें भी मदद देते हैं। इससे ज्यादा क्या न्याय हो सकता है भाई? महज 500 मेगावाट के लिए पोल लिंक वही राज्य को न मिले। तो ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। कहा है कि हम देखते हैं हमने कह दिया है कि आप अगर चाहते हैं कि बिहार अंधेरे पे ही रहे तो हमने कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर चाहते हैं कि बिहार को अंधेरा से मुक्ति मिले, यहाँ भी बिजली रहे, तो इससे क्या उसको कहा जा सकता है? सही साहब, मैंने न्याय होना चाहिए था तो हमारे यहाँ जितना बिजली घर लग रहा है सबके लिए बिजली का लिंकेज मिलना चाहिए। चाहे केसमत मीटिंग के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या निजी क्षेत्र के लोग जो लगा रहे हैं सबों को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बरौनी के लिए भी हम लोगों ने मांग रखा है। ममता बनर्जी ने तो यूपीए को समर्थन देने का बहुत सारा फायदा उठाया, स्पेशल पैकेज दिया। आपने भी यूपीए का समर्थन किया, बिहार को क्यों नहीं? क्षमा करिएगा, हम कोई लाभ हानि के लिए निर्णय नहीं लेते हैं। जो निर्णय लिया गया उसका कारण बता दिया गया, वो अपनी जगह पर है, उसका कोई रिश्ता नहीं। और यूपीए को समर्थन देने का कहाँ प्रश्न, उसका तो प्रश्न ही पैदा नहीं। प्रणब बाबू को समर्थन दिया गया, लेकिन वो समर्थन लेन देन पर आधारित नहीं। वो समर्थन हम लोगों को लगता है कि राष्ट्रपति पद पर कॉन्सेंसस होना चाहिए, वह राजनीतिक पद नहीं है। व्यक्ति राजनीति से ऊपर उठ जाता है, और एक वरिष्ठ राजनेता थे इसलिए हम लोगों ने किया। बंगाल के थे, बंगाल से कोई राष्ट्रपति नहीं हुए थे। बंगाल बिहार कभी एक रहा है, आज भी हम पड़ोस में हैं। पहले राष्ट्रपति बिहार से थे, हम लोगों को लगा कि बंगाल से भी होना चाहिए, तो इस नाते हम लोगों ने समर्थन दिया है और वो अपनी जगह पर है। पटना के विकास के लिए क्या कंसल्टेंट के रूप में गुजरात के कोई एक्सपर्ट हैं, उनकी भी सेवा नगर विकास विभाग ने ली थी, उनका भी सलाह दिया था टाउन प्लानिंग के लिए। खास बात तो गुजरात से कोई छिड़े क्या? हमारे बापू की जन्मभूमि है गुजरात, और उसके भी पहले जाइए माइथोलॉजी में तो भगवान कृष्ण द्वारिका ही गए, गुजरात में इन्होंने पोर्ट सिटी स्टैब्लिश किया, तो भगवान कृष्ण का भी संबंध गुजरात से रहा है। बापू की जन्मभूमि रही है।
बिहार शुरू से विकसित इलाका रहा है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, और जहाँ इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ इन चीजों पर काम होता है। और जहाँ भी काम होता है देश के किसी हिस्से में या देश के बाहर भी अगर कहीं कोई ज्ञान है तो आज के युग में तो उसे लेना चाहिए। और जब कोई चीज आप करना चाहते हैं तो चारों तरफ उपलब्ध जो ज्ञान है उसको भी आप देख लीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझता हूँ कि कोई इसमें का सर कहना है कि अगर एनडीए से अगर आप अलग होना है तो आप अलग हो सकते हैं। पता नहीं बीजेपी अपना जो भी कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का करता है करने के लिए स्वतंत्र है, आप भी अगर निकलना चाहे तो निकलने के लिए स्वतंत्र है। देखिए, हम लोग बीजेपी का कोई वक्तव्य होगा तो मुझे ही कोई प्रतिक्रिया दे सकते। आरएसएस के साथ हम लोगों का तो कोई संबंध है, और बीजेपी के साथ जब हम लोगों का संबंध बना था तो उस संबंध बनने के कुछ आधार थे, और हम लोगों ने प्रारंभ में ही कह दिया कि धारा 370 खत्म करने की बात नहीं होगी, कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी, और अयोध्या मसले का समाधान या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी रजामंदी से होगा। ये बीजेपी के साथ हम लोगों की सहमति बनी थी, उसके बाद हम लोगों का तालमेल बना, और एनडीए तो 99 में बनी, उसके पहले हम लोगों का तालमेल था। यहाँ तक कि 98 में जो सरकार बनी वो एनडीए की सरकार नहीं थी, 99 में बनी। तब तक एनडीए का स्वरूप नहीं बना था, 99 के चुनाव में बना था। तो बीजेपी के साथ जो हम लोगों के संबंध थे उसके कुछ आधार से लोगों ने अपने जो बुनियादी उसूल है उसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया, और ये तो एक टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, अलायंस होता है। बिहार में भी सत्ता विरोधी वोट के बिखराव को रोकने के लिए हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी, और वो काम आया। लेकिन जो मुद्दे थे राष्ट्रीय स्तर पर जब सहमति बन रही थी एक सरकार बनाने के लिए, तो ये 3 मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। इसलिए हम लोगों का प्रारंभ से ही है। और रही बात आरएसएस में, कोई आज थोड़ी पहली बार छपा है मेरे बारे में, मेरे ऊपर। हम जब पार्लियामेंट में थे 2004 में ही हमने उठाया था दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की बात उठाया था, तो सभी लोगों ने कहा था, हमने पार्लियामेंट में कहा था कि धर्म बदलने से जात नहीं बदलती है इस देश में। और गांधी जी ने भी लिखा था 1938-39 में केरला में कुछ जो क्रिश्चियन दलित समाज के लोग कन्वर्ट हुए थे उनके साथ एक ट्रीटमेंट हुआ था, उस पर अपने उस समय के पत्र परिजन में गांधी जी ने लिखा। हमने उसको उद्धृत करते हुए अपनी बात रखी, और हमने ये बात कही थी कि धर्म बदलने से इस देश में जाति व्यवस्था की जकड़ इतनी मजबूत है कि धर्म बदलने से जाति नहीं बदलती है। तो इस पर उन लोगों ने लिखा, और जब हम बोल रहे थे लोकसभा में तो हमारे कथन का विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। सारे लोग एक साथ उठ खड़े हुए थे, हमारा विरोध किया था हम लोगों ने। तो ये तो सोच की बात है, और हम लोगों का कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ तो कोई समझौता है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीतिक समझौता है, और राजनीतिक आधार पर बिहार में भी हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चला रहे। इसलिए मुझे कोई दिखाई नहीं देता, और वो अपनी बात रखते हैं, हम अपनी बात रखते हैं। ये तो और अच्छी बात है, इसमें बहस तो छिड़ गई। आरएसएस का मेरे एक इंटरव्यू के बाद अगर बहस छिड़ गई है तो ये तो अच्छी बात है। राजनीतिक बहस कभी छिड़ती है आजकल, अगर ये राजनीतिक बहस और मुद्दों पर बहस छिड़ गई है तो क्या करें? हम अपनी स्थिति पर कायम है, हम लोगों का स्टैंड अपनी जगह पर जाहिर है, इसलिए उसमें कोई बात नहीं। तो क्या ये दरभंगा का एक नागरिक फसी महमूद जो सऊदी अरब में, हमने आज तक किसी व्यक्ति के कंटेंट में कोई बात नहीं कही। ये आप लोगों की खोज है, का विश्लेषण, और इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप स्वतंत्र हैं, भला बताइए, मीडिया का जो अधिकार है स्वतंत्रता
नहीं लगा सकते, डेमोक्रेट है। 5 जन आपके खिलाफ क्यों ऐसा लिख रहा है? हाल ही फिर में लेख लिखा था तो वो कैसे बताएं? मुख्यमंत्री जी, लोग ईद में रहेंगे। दरभंगा के एक नागरिक फसी महमूद जो आतंकवाद के सस्पेक्टेड टेररिस्ट है, वो पकड़ा गया है, डिटेन किया गया सऊदी अरब में, क्या लगता है? इसमें हम लोग क्या करना? नहीं, उसको क्या लाना चाहिए? यहाँ पर उसको लेकर के बात हो रही थी कि भारत सरकार को बताना है, और जो समाचार पत्रों में खबर आई है उसके आधार पर जिन लोगों ने भी प्रश्न उठाया, ये तो देश के बाहर की बात है, तो इसके बारे में कोई राज्य तो किसी भी चीज के लिए सक्षम नहीं है प्रतिक्रिया देने के लिए। ये तो केंद्र सरकार ही प्रतिक्रिया दे सकती है। उनकी किस मामले में तलाश है, क्या आरोप है, हम लोगों को तो सीधे मालूम नहीं, राज्य से संबंधित मसला ही नहीं है। हमारे राज्य के नागरिक निवासी होने के नाते इसको लेकर यहाँ पर कुछ चर्चा आई थी, वो बात सामने आ गई, तो अखबार में सब खबर आई। लेकिन सर है कि आप पटना एयरपोर्ट को नालंदा से लाओ। हम सब ये सरकार को बड़ा अगर आप लोगों को फुर्सत हो तो मैं बताऊं, रुचि हो तो बताऊं, तो फिर बीच में खोल दीजिएगा। पटना आप पूरे पर्सपेक्टिव में आप लोग जरा जानिए। होता यह है कि जो यहाँ नहीं रहते हैं वो अखबारों में स्टोरी लिखते हैं, तो कृपा करके जो लिखे उनको कम से कम मैसेज पास हो करें। जो भी स्टोरी लिखते हैं अखबार में, तो वो तो यहाँ संयोग से रहते नहीं, तो जो यहाँ रहे तो उनको पूरी बात फर्स्ट हैंड हमारी भी बात मालूम रहे। तो हम आग्रह करेंगे कि भाई अपने कलीग्स को भी बता दिया करिए जो इन विषयों पर लिखते। इस प्रस्तावना के साथ मैं कुछ बातें रख देना चाहता हूँ पटना एयरपोर्ट के संबंध। पटना एयरपोर्ट की स्थिति को लेकर जब प्रफुल्ल पटेल जी मंत्री थे तभी हम उनसे मिले थे, आज से बहुत पहले 2006 की बात है या 2007 की बात है, स्मरण के से हम नहीं कह सकते हैं, दोनों में से कुछ साल की बात है। उस समय पटना के जिलाधिकारी राजेंद्र जी थे, मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझको एक नक्शा दिया और अपने सारे अधिकारियों को उन्होंने बुलाया हुआ, सचिव भी थे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के भी लोग थे, सब लोगों को बुलाया हुआ था उन्होंने, और उन्होंने एक नक्शा दिया जो पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर, वर्तमान एयरपोर्ट इसको थोड़ा तिरछा करते हुए फुलवारी की तरफ बढ़ाने का हमने वो नक्शा ले लिया। हमने कहा कि तुरंत एग्जामिन करके हम देखते हैं, इसके लिए हम ही लोगों की जमीन की जरूरत है या निजी क्षेत्र की जमीन की जरूरत पड़ेगी, सब एग्जामिन करके आपको हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या है। इसके पहले भी हम बता देना चाहते हैं, जब केंद्र में हम मंत्री थे, रेल मंत्री थे उन दिनों, तो आप इन लोगों को जरूरत थी तो फुलवारी शरीफ के प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा काट करेंगे और इसके लिए जो कंट्रोल टावर था वो भी हटाया गया था, उसको भी हमारे समय निर्णय लिया गया। उस समय बात आ गई थी कि इससे काम चल जाए और यहाँ पर जो धोबी घाट था उसको भी हटाया गया। ये हमको जानकारी हो, राज्य का काम। जब हम दोबारा गए तो उन्होंने कहा कि इसको और विस्तारित करना जरूरी है, तो हमने कहा कि हम पूरी मदद करेंगे और हम सीधे उनके कार्यालय से पटना आए और एयरपोर्ट पर ही डीएम मौजूद थे, उनको हमने कहा, समझा दिया पूरा और कहा कि इसको आप देख करके सवेरे ही आप लोग देख ले, पूरा स्थल का निरीक्षण कर लीजिए क्या किया जा सकता है। उन्होंने मुझको बताया कि किया जा सकता है, 1-2 मकान को शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके वैकल्पिक हम जगह दे सकते हैं। तो हमने कह दिया उनको कि ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद वो प्रपोजल ही सेल कर दिया उनको, हम लोग उसके लिए तैयार हो गए कि कुछ सरकार की जमीन, गैर सरकारी जमीन, उसके एवज में और कोई जमीन देने के लिए हम लोगों ने पूरी योजना बना ली। लेकिन नागरिक उड्डयन मंत्रालय फिर उसने हाथ खड़ा कर दिया। मुझे बाद में पता चला था कि कोई ज्वाइंट सेक्रेटरीट का
ऑफिसर आया, उसने कहा ये नहीं, मंत्री के लेवल पर हमको कहा गया कैसी सरकार चलती है, नहीं ना आपको निर्णय लीजिए। तो बात वही डाले। फिर बात आई कि इसके एवज में कोई दूसरी जगह पर यहाँ के एयरपोर्ट को नीचे शिफ्ट करना है। तो हम लोगों ने कहा जगह तय कर लीजिए, देख लीजिए, बेटा है कहाँ करना है बता दीजिए। उन लोगों का कहना था कि आप जमीन दीजिए। अब बताइए पटना के नीचे तुरंत जमीन कितनी महंगी है, कौन जमीन दे सकता है? राज्य सरकार के औकात के बाहर की चीज। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग आए, उन्होंने सर्वे किया तो बिहटा में भी लैंड एक्विजिशन अब कठिन है। तो आगे बढ़ करके नालंदा और बाबापुरी के बीच की जगह उसको उन लोगों ने आइडिया, तो आइडिया माना। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, आपको जितनी जरूरत होगी हम लोग एक्वायर कर देंगे। वो भी प्रपोजल वही रहा। बिहटा के बारे में हम लोगों ने पता किया कि चलो भाई बिहटा का देख ले। तो बिहटा में जितनी जमीन चाहिए, अब बिहटा में उतना एक्वायर करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बिहटा में बहुत सारे कार्यों के लिए इतनी जमीन किसानों की ली गई है कि अब जमीन लेना संभव है। और जो मेरे पास अपनी बात रखी गई उसमें गांव का भी डिसलोकेशन हो रहा है और नेशनल हाईवे का भी डिसलोकेशन हो रहा है। यानी इतनी जमीन चाहिए तो भाई कहां से जमीन मिलेगी? वो जमीन एक्वायर करना थोड़ा कठिन होगा। तो इन लोगों ने वैकल्पिक वहां पर ध्यान लगाया, लेकिन वो भी बात आगे नहीं बढ़ी। अभी जो हम गए थे योजना आयोग की बैठक में, ठीक उसी दिन सुबह नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक नालंदा मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मुर्टेक सिंह अहलूवालिया ने। मैं चूंकि वहां जा ही रहा था, तो नालंदा यूनिवर्सिटी से संबंधित मसला था, तो मुझे भी स्पेशल इन्वाइटेड उसमें आमंत्रित किया गया और मुझको भी खुशी हुई और उसमें कई बातें हुई। तो उसमें हमने कुछ योगदान भी दिया है कि ताकि तेजी से काम शुरू हो सके। वो जो नालंदा मॉनिटरिंग कमेटी प्रधानमंत्री जी ने बनाया है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है एयरपोर्ट की भी बात। नालंदा यूनिवर्सिटी बन रहा है तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रेल की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हाईवे की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। उसी सिलसिले में उस मीटिंग में हमने देखा कि सारे लोग बुलाए हुए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी थे और वहीं पर बात आई और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि हम लोग सहमत हैं, वहां पर एयरपोर्ट बनना चाहिए और वहां एयरपोर्ट बन सकता है। ये बात ऐसा नहीं है कि कोई नालंदा जिला हमारा जिला है और पटना जिला हमारा जिला नहीं है, ये बात नहीं है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी के कंटेक्स्ट में नालंदा मॉनिटरिंग कमेटी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो गठित है, उसमें फिर से बात आई। अगर वो तय करेंगे तो हम लोग जमीन एक्वायर कर देंगे, अगर वो तय नहीं करते हैं तो ये उनका निर्णय, तय तो उनको करना है। अगर वो तय करेंगे तो आगे किस प्रकार से बनेगा, क्या राज्य सरकार को बनाना होगा, पीपीपी बोर्ड में बनेगा, ये सारी बातें आगे हो जाएंगी। लेकिन पहले उनको मन बनाना पड़ेगा क्या करना है पटना एयरपोर्ट। और पटना एयरपोर्ट का विस्तारीकरण चाहते हैं, फिर से हम लोग एग्जामिन कर लेंगे। उसको उन लोगों ने खुद ही सेल कर दिया है। नालंदा में बनाना चाहते हो तो क्या होगा, बिहटा में थोड़ा कठिन है, उसके अलावे और कहीं बनाना चाहते हो वो बताएं। वो जहाँ भी चिन्हित करेंगे हम लोग उनको एक्वायर कर देंगे, लेकिन एयरपोर्ट बनाना है तो वो अपना तय करेंगे। इसलिए इसमें कोई हम लोगों की बात नहीं है। हम लोग तो एयरपोर्ट बनेगा, चाहेंगे कि एयरपोर्ट बने। रही बात वर्तमान एयरपोर्ट, हर साल पेड़ों की छटाई, हर साल पेड़ों की छटाई होती है और ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग और ये हमारे राज्य सरकार के लोग बैठते हैं, वन विभाग की सहमति की जाती है, ये काम होता रहता है। लेकिन कोई कहेगा कि पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी, पॉसिबल है? इसका तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और हम तो आपको मैं बता रहा हूँ कि एक एक चीज हमने देखा और छोटा था, रेलवे का कुछ हिस्सा दिया गया इनको और पीछे
सिर्फ जो धोबी घाट हटाया गया, उसके बाद कहा गया कि एयरपोर्ट ठीक हो गया, फिर विस्तारीकरण के लिए हम लोग तैयार हैं। तो अंतिम तौर पर इन लोगों को मन बनाना पड़ेगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी को मन बनाना पड़ेगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को मन बनाना पड़ेगा। हम लोग तो सहयोग करने को तैयार हैं, कहाँ बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक बार उनका मन बने। लेकिन पटना एयरपोर्ट को तब तक पेड़ों की छटाई जितना वो करते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान में हो जाता है, पेड़ की छटाई होती है, काटना संभव नहीं, छटाई के लिए तो छटाई की जाती है। सब अर्जुन का पेड़ है, खूब ऊंचा ऊंचा होता है, छट जाता है, तो उसका हर साल होते रहता है वन विभाग की सहमति से। तो वस्तु स्थिति ये है इसके बारे में, और क्या करेंगे वो निर्णय लें। हम लोग तो बातचीत करते करते एक पोजीशन पर वो स्थिर नहीं रहते हैं। अब उस मीटिंग में खुद ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि साहब वहां के लिए हम लोग सहमत, लेकिन सहमत है तो भाई कैसे बनेगा इसके बारे में फैसला कीजिए। हम लोगों को इसमें कोई पहल करनी है तो पहल करने को तैयार रहेंगे। आप कोई अन्य जगहों पर बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। देखिए आज के युग में जहां से जो एयरपोर्ट जितना बना हुआ कोई दूरी नहीं माने। आखिरकार पटना में तो कितना दिन तक रहेगा जब लोग हर बार लाइसेंस ही रिन्यूअल नहीं होता, अभी मुश्किल से लाइसेंस रिन्यूअल होता। एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है अपने एयरपोर्ट का लाइसेंस रिन्यूअल कराना डीजीसी। तो एक बार पता चला कि साहब तो लाइसेंस ही रिन्यूअल नहीं हुआ तो हमारे अधिकारी दौड़े, ये काम एयरपोर्ट अथॉरिटी को, अथॉरिटी है राज्य सरकार। तो ये बात समझ नहीं आती। देखिए आप लोग हल्के में ले रहे हो, बिहार के साथ कुल मिलाकर के घनघोर अन्याय हो रहा है, और आज 7वां साल है साहब एयरपोर्ट के लिए, ये 7वां साल है कोई फैसला नहीं कर पा रहे। नालंदा में बनाना भाई नालंदा में बनाओ, कोई और जगह खोजते हो तो खोजो, पैसा जमा करो, एक्वायर कर देंगे पड़ेगा। देखिए वो जरूरत तो है इसकी, और ये गंभीर मसला हर चीज में इसी तरह से होगा तो क्या होगा। और मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग, बिहार के लोग भी सही पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट चलाना किसकी जिम्मेवारी है? आप बताइए ना, केंद्र की जिम्मेवारी है कि राज्य की जिम्मेवारी है? ये परिचालन किनके जिम्मे? एविएशन की जिम्मेवारी है किनके जिम्मे? केंद्र के जिम्मे। तो उनको देखना, हम लोग तो बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं, देश के हित में, राज्य के हित में सहयोग करते हैं। वो तो सेव कर दिया साहब, आपको बताया नहीं, नक्शा हमको मंत्री जी ने दिया, सिविल एविएशन मिनिस्टर ने बाजाबता हमको मैप दिया, और मैप को लपेट करके हाथ में ले करके हम एयरपोर्ट से सीधे उतरे प्लेन। और जब हम यहाँ पर आए तो डीएम वहीं थे ही, हमने वहीं पर डीएम कहा कि चलिए हमारे साथ, और बैठा समझा दिया। और डीएम अगले दिन सुबह ही सब रेकी करके, सर्वे करके, सब करके 2-3 दिन के अंदर उसने बता दिया कि पॉसिबल। हम लोगों ने कह दिया पॉसिबल, बात वही भाग पड़ेगी। इतनी मीटिंग है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन पहले वाले भी आए थे, उनके साथ हमारी लंबी मीटिंग हुई 3 साल पर। 6 नवंबर को अधिकार रैली कर रहे हैं। बिल्कुल, जनता दल का फैसला अधिकार रैली का, जो बिहार की हकमारी है उसके खिलाफ वो अधिकार रैली होगी। विशेष राज्य का दर्जा देना, ये कोयला का लिंकेज नहीं देना, ये सारी चीजें जो है हमारे सामने, जो भी हकमारी के खिलाफ ने तय किया है। अरे भाई अभी तो भले तो दूसरा काम में बिहारी में करेंगे, वहाँ भी किया जाए, दिल्ली में, रामलीला में भी यहाँ होगा जी, इसके बाद दिल्ली में होगा रामलीला मैदान। लेकिन पहले कागज आवेगा तभी ना राज्य सरकार मदद करेगी। का मामला है,
वो आप जो निकलिएगा और टूट जाइएगा पता ही नहीं चलेगा। अभी तो आपको बता दें नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख रही उसके अंदर की जितनी सड़कें हैं जहाँ जहाँ वाटर लेक का बाईपास या बीच से उसको मिलाने का योजना बन गई है उसको स्वीकृति देने जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार का ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए। अभी तो हम लोग यही मान करके चल रहे हैं कि पटना में एयरपोर्ट है, यहीं से उतर के लोग जाएंगे, जो फैकल्टी मेंबर आएंगे या दूसरे लोग आएंगे, तो हम लोगों ने उसकी तैयारी कर ली है। और उसको देखने के बाद ये भी लगता है कि जो साइट है जो इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया था वो यहाँ पर है, तो नालंदा है और बाबापुरी देख रहे हैं उसके बीच का सिलाव जो नाम का ये मतलब बिहार शरीफ के जुड़े हुआ है। वो जमीन आप सरकार अरे क्या बताते हैं क्या तरह का मॉडल तय करेंगे उसके बाद ना हम लोग कोई तय वो करें तब मॉडल तय करेंगे। वो कहेंगे कि आप भी बनाइए तो कुछ भी बनाएंगे कुछ नहीं डिसाइड और अभी कहाँ कर कोर्ट डिसाइड करिए आप कोर्ट डिसाइड करिए डिसाइड करिएगा उसमें गया एयरपोर्ट का और एक्सपेंशन करने के लिए हम लोगों ने जमीन दी है और वो भी हम चाहेंगे कि उसमें एयरपोर्ट का थोड़ा और विस्तार सब प्रकार का हवाई जहाज दुनिया में जितने प्रकार के हवाई जहाज चलते हैं वो सब लैंड कर जाएंगे और सही मायने में कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बल्कि हमने पिछली बार कहा था भाई तत्काल गया से तो कमर्शियल सर्विस इसने शुरू किया था भर के प्लेन आ रहे दिल्ली से गया कि प्लेन भरकर आ रहे तब तक ये कमर्शियल चलाने में कौन रोके हुए दिल्ली कमर्शियल फ्लाइट चलाइए दिल्ली से गया चलाइए कलकत्ता चलाइए गया से मुंबई चलाइए मुंबई चलाइए कुछ जगहों पर तो चलाना शुरू करिए। इतना बड़ा एयरपोर्ट बन करके तैयार है सिर्फ चार्टर्ड फ्लाइट आता है एक से दो इंटरनेशनल फ्लाइट चलते इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको शुरू तो कर दो बहुत लोग आएंगे गया एयरपोर्ट पर। और आज के एयरपोर्ट तो जितने बड़े शहर हैं जो नए नए बन रहे हैं वहां से शहर आने में तो 1.5 घंटा 2 घंटा लग रहा है जहां भी देखो में भी लैंड करना शुरू करे भाई जी बन जाता है।